Hello, soon to be chartered accountants. Hope you all are doing absolutely amazing. तो गाइस डीटी का जो क्रेजी लेवल का पेपर आया था हमारे टाइम में, जो क्रेजी लेवल का पेपर आया था, ट्रिकी एमसीक्यूज, ट्रिकी एडजस्टमेंट्स, लेंदी पेपर, भाई सीरियसली सिर्फ 82 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो पाया था। कोई उम्मीद नहीं थी कि 71 मार्क्स आ जाएंगे। भाई पेपर से बाहर निकल के लग रहा था कि भाई अगर फेल हुआ सीए में तो इसी पेपर की वजह से होने वाला हूँ। ठीक है, बट 71 मार्क्स आ गए एंड जितने भी टॉप ऑल इंडिया रैंकर से ऑलमोस्ट सभी के 70s की लाइन में मार्क्स थे। सो दैट वाज द लेवल ऑफ पेपर इन दैट अटेम्प्ट। बट हैविंग सेड दैट, डीटी बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, पढ़ने में मज़ा आता है, कंसेप्चुअल है, सोते हुए को जगा दे ऐसा पेपर है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि क्या मेरी अप्रोच थी, क्या स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, तो लाइक एवरी स्ट्रैटेजी वीडियो विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्टली विल डिस्कस कि तुम जंग किसके खिलाफ लड़ने वाले हो, यानी पेपर्स आते किस टाइप के, किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। देन तुम्हें क्या वेपन्स कैरी करने हैं जंग में, दैट इज व्हाट आर द क्रूशियल थिंग्स दैट आई बिलीव आर एट मोस्ट क्रूशियल टू गेट अ हाई स्कोर इन डीटी। ठीक है, देन लास्टली वो वेपन्स डेवलप करने कैसे हैं, दैट इज द डिटेल 3 रिविजन प्लान। ठीक है, इसके अंदर वी विल डिस्कस ऑलमोस्ट एवरी जेन्युइन डाउट दैट यू माइट बी हैविंग। ठीक है, यू कैन पॉज एंड सी कि हम क्या क्या क्वेश्चंस टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इन द डिटेल 3 रिविजन प्लान। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक। तो दोस्त देख, पेपर का अगर एनालिसिस करना हो तो आई डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स की इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्टली डिस्क्रिप्टिव पोर्शन एंड देन एमसीक्यू पोर्शन। डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी जनरली 2 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर। एक तो प्रॉपर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे जो पीजीवीपी से आ जाते हैं, कैपिटल गेन से आ जाते हैं, एना टैक्सेशन से आ जाते हैं। ठीक है, इनमें कैलकुलेशंस करनी रह सकती है, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो थ्योरी बेस्ड होते हैं बट एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन टेस्टिंग थ्योरी क्वेश्चन, जो टीडीएस, टीसीएस, असेसमेंट अपील्स, ठीक है, इनमें से आ जाते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन है। अब जनरली जो न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे, उनके अंदर रूटीनली तुम्हें देखा हुआ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एक नया क्वेश्चन ही फ्रेम होगा। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा क्वेश्चन नया होता है। ठीक है, रूटीन एडजस्टमेंट्स जो तुमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं वो तो डेफिनेटली होंगे, उसके साथ में इक्का दुक्का या 2-3 नए एडजस्टमेंट ऐसे ही कवर कर लेगा। वो मॉडिफाइड एडजस्टमेंट हो सकते हैं, कंप्लीटली नए एडजस्टमेंट होते हैं, अमेंडमेंट्स भी कवर होते हैं उन नए एडजस्टमेंट्स के अंदर जनरली। ठीक है, बट जो एप्लीकेशन टेस्टिंग थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं उनके अंदर जनरली रेपिटेशन तुम्हें मिलेगा, जो तुमने पढ़ रखा होगा उनके अंदर भी रेपिटेशन काफ़ी जनरली होता ही है। उनमें भी नया क्वेश्चन आ सकता है बट जनरली रेपिटेशन रहता है, उसमें भी अमेंडमेंट टेस्ट होते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन वर्क्स। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव पोर्शन को ऐसे डिफिकल्ट कैसे बनाता है, क्यों डिफिकल्ट हो सकता है तुम्हारे लिए, दैट वील डिस्कस। ठीक है दोस्त, इसको सुन के घबराना नहीं है, वील डिस्कस कि हाउ वील टैकल दिस। अभी आई वांट टू टेल यू कि पेपर कैसा आएगा, तुम्हें अपना जंग किसी के खिलाफ लड़ना है वो तो पता होना चाहिए ना। तो आई एम जस्ट वांट टू गिव यू रियलिटी चेक, पेपर डिफिकल्ट किस किस तरीके से हो सकता है, डरने की जरूरत नहीं है, वील डिस्कस हाउ टू डील विद इट। ठीक है दोस्त, सबसे पहला ऐसे ही लेंदी पेपर बना सकता है। ठीक है, क्या करेगा भाई, 10 नंबर का जो क्वेश्चन बनता था उसको 6 नंबर में डाल दिया, जितने भी बड़े बड़े एडजस्टमेंट हो सकते थे सब डाल दो 6 नंबर के क्वेश्चन में। हमारे टाइम में हुआ था भाई, इतने बड़े बड़े एडजस्टमेंट डाल दिए एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर कि भाई सॉल्व करने से पहले लगता था भाई करूँ कि नहीं करूँ, मार्क्स जस्टिफाई हो रहे हैं नहीं हो रहे। ठीक है, दूसरा दोस्त, जो नए एडजस्टमेंट ऐसे डालेगा, जो मैंने बताया डिस्क्रिप्टिव में नए एडजस्टमेंट आ सकते हैं, वो एडजस्टमेंट्स ऐसे होंगे जो तुमने पहले देख नहीं रखे होंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा उनका, बट उनके ऊपर एक ऐसा एडजस्टमेंट बना के देगा कि तुम्हें अपना लीगल इंटरप्रिटेशन, अपना लीगल जजमेंट टेस्ट करना पड़ जाएगा कि भाई क्या करो, कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। हाँ, और ऐसा क्वेश्चन अगर तुमने स्टार्टिंग में उठा लिया तो यार डीमोटिवेशन हो जाता है बाकी पेपर के लिए, कि यार वो एडजस्टमेंट दिमाग में अटका रह जाता है कि यार समझ ही नहीं आ रहा ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तीसरा दोस्त, अब क्योंकि डीटी के पेपर के अंदर ऑफकोर्स सारे जो जो पीजीवीपी, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, जितने भी चैप्टर्स हैं ये सब इंटरलिंक होकर ही बड़े क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। इवन जो थ्योरेटिकल एप्लीकेशन टेस्टिंग क्वेश्चन बने हैं उनमें भी काफ़ी इंटरलिंकेजेस रहते हैं। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि एक नया इंटरलिंकेज जो प्रोविजंस का है वो टेस्ट हो जाए। अब भाई रियल लाइफ में डीटी के केसेस कम तो नहीं है ना, डीटी केसेस तो बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं रियल लाइफ में, इतना ज़्यादा एप्लीकेशन पॉसिबिलिटीज़ हैं डीटी के प्रोविजंस की। तो एक नया कॉम्बिनेशन बना दिया, नया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना दिया कुछ अलग प्रोविजंस का जो तुमने देख नहीं रखा होगा, वो टेस्ट हो जाएगा। देन ये ऐसे ही नहीं करता है, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट नेचर ऑफ द डीटी पेपर कि यार जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, स्पेशली द न्यूमेरिकल वन, द लॉन्गर न्यूमेरिकल वंस, तो यार कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि भाई क्वेश्चन सही हुआ है। तो उसको अटेम्प्ट कर भी लोगे, टाइम इन्वेस्ट कर भी दोगे, तो भी नहीं लगेगा कि भाई ये मार्क्स मेरे लॉक हो गए, चल इतना तो हो ही गया, रहेगा ही नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। ठीक है, देन दोस्त, देर आर वेरी हाई चांसेस कि डीटी के अंदर सिली मिस्टेक्स हो जाए, स्पेशली इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। ठीक है, पता ही नहीं चलता भाई कहाँ सिली मिस्टेक कर दी हमने। तो दोस्त सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये वाला मामला है डीटी के अंदर। अब कैसे डील करना है इनसे आगे डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स का रूटीनली क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव के अंदर। ठीक है, दोस्त देख, पीजीवीपी इंक्लूडिंग आईसीडीएस, मैट, डिडक्शन, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, रेट्स ऑफ टैक्स, इनका तो एक क्यूमुलेटिव क्वेश्चन जनरली बनता ही है, जो फर्स्ट वाला कंपलसरी क्वेश्चन रहता है। ये सारे एक साथ टेस्ट होते हैं। ठीक है, देन टीडीएस, टीसीएस, टीपी, एनआर टैक्सेशन, डीटीडब्ल्यूए, ट्रस्ट, असेसमेंट, कैपिटल गेन, इनके भी तुम्हें रूटीनली एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिल ही जाता है। काफ़ी कॉमनली इनके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते रहते हैं। हैविंग सेड दैट, नॉट सेइंग कि ये आएंगे ही आएंगे, बट काफ़ी रूटीनली इनके क्वेश्चंस रहते ही हैं। दीस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। बट हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि जो बाकी चैप्टर्स हैं वो कवर नहीं होते, क्योंकि दोस्त डीटी में बहुत सारे इंटरलिंकेजेस हैं चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर असेसमेंट का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर अपील्स एंड रिविजन, पेनल्टीज मिक्स होकर आ सकता है। तो यू कांट से कि असेसमेंट का क्वेश्चन है उसके अंदर बाकी भी मिक्स करके डाल दिए। तो पीजीवी का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर हो सकता है कि भाई स्पेशल एंटिटीज मर्ज हो जाए, कि यार फर्म का क्वेश्चन बना के दे दिया। ठीक है, उसके अंदर अदर हेड्स भी क्लब हो सकते हैं, तो काफ़ी इंटरलिंकेजेस पॉसिबल है डीटी के अंदर, राइट। तो ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट इनके अंदर बाकियों के एडजस्टमेंट आ जाते हैं, और जो अगर यहाँ पे नहीं आए, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं हुए डिस्क्रिप्टिव के अंदर, तो उनको ऐसे ही एमसीक्यू में टेस्ट करता हूँ प्रोविजंस को। द ओनली चैप्टर्स जिनका काफ़ी कम इंटरलिंकेज है बाकी चैप्टर्स के साथ में आर इन द इंटरनेशनल टैक्सेशन, जिसके अंदर जो पीछे के थ्योरी चैप्टर्स है ना, बेप्स, ओईसीडी, मॉडल टैक्स कन्वेंशन एंड ऑल, इनका थोड़ा कम लिंकेज है बाकी चैप्टर्स के साथ में, एज मच एज बाकी के जो सब्जेक्ट उसमें तो काफ़ी इंटरलिंकेजेस है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बट बाकी वालों को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। हाउ वील डील विद दिस, दैट वील डिस्कस। ठीक है, अब एमसीक्यू पे आते हैं कि एमसीक्यू किस टाइप के बनते हैं। दोस्त देख, जो डिस्क्रिप्टिव के अंदर टॉपिक्स रहते हैं, जो जनरली क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर, उनके अंदर जो न्यूएंसेस टेस्ट नहीं हो सकते, उनको ऐसे ही एमसीक्यू में टेस्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्त, पेनल्टीज, जितनी भी वेरियस टाइमलाइंस हैं, जो भी स्पेशल एंटिटीज़ हैं, जहाँ पे भी अलग अलग रेट्स दे रखी हैं टैक्स की, जो भी, ये फेवरेट टॉपिक्स हैं एमसीक्यूज़ के लिए, ये रूटीनली आते रहते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। ठीक है, दूसरा दोस्त, एमसीक्यूज़ अगर पेपर डिफिकल्ट बनाना होगा ना, तो उनके ऑप्शंस इस तरीके से बनाए जाएंगे, इस तरीके से बनाए जाएंगे कि जो तुम कॉमन मिस्टेक्स कर सकते हो, जितने भी कॉमन मिस्टेक्स पॉसिबल हैं, उनसे जो आंसर निकलता होगा ना, वो एक ऑप्शन मौजूद होगा वहाँ पे। ये ऑप्शंस बनाए इसलिए जाते हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती पे कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई मैंने सही कर रखा है। तो वहाँ पे भी हमें सावधानी से बरतना पड़ेगा कि भाई क्या, थोड़ा दिमाग लगा के कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ में। अगर पेपर डिफिकल्ट आना है तो ऑप्शंस इस तरह के कंफ्यूजिंग रहते हैं, गलती कराने के लिए बनाए जाते हैं वो ऑप्शंस। मैं बताता हूँ, हमारे अटेम्प्ट के अंदर भाई एक असेसमेंट का क्वेश्चन आया था, उसके अंदर एक पूरा पेज का वो एमसीक्यू क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, जिसका 2 लाइन के ऊपर सब मेन क्वेश्चन था, 2-3 लाइन का, फिर हर एक ऑप्शन 2-3 लाइन का, 2-3 लाइन का, 2-3 लाइन का था, जिसके अंदर सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस था, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस था। तुम्हें केयरफुली पढ़ना पड़ेगा वो सारे ऑप्शंस टू आइडेंटिफाई कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा ऑप्शन गलत है। एक वर्ड, वो भी बीच में, 3 लाइनों के बीच में एक वर्ड का डिफरेंस। दोस्त, if you have watched this far and have found the video valuable, do consider liking the video and subscribing the channel. And also, I would love to see your comment as to what was the best part for you in the whole video. It just keeps me motivated to keep making more such videos for you guys. ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। Now we'll discuss कि what are the things which are crucial to get high score in DT. ठीक है, अब दोस्त देख, क्योंकि मैंने कहा कि प्रोविजंस के अलग अलग होराइजन्स, इंटरप्रिटेशन, टेस्ट होते रहते हैं, सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमें वेरियस इम्प्लीकेशंस जो हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं उनके पता हो। जो भी प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं उनके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस होराइजन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट एग्जिस्ट, कहाँ से रिलेट होते हैं अलग अलग प्रोविजन से, वो हमें पता होना पड़ेगा। कि अगर अच्छा पीजीबीवी का प्रोविजन पढ़ रहा हूँ तो अच्छा वो असेसमेंट से कहाँ से जाके लिंक हो रहा है, या फिर वो डिडक्शन में कैसे जाके लिंक हो रहा है। जितने भी इंटरलिंकेजेस है वो हमें सोचने पड़ेंगे, विजुअलाइज करने पड़ेंगे, तभी जाके वील बी एबल टू बेटर हैंडल देम इन एग्जाम्स। क्योंकि दोस्त, अभी सोचना उनके बारे में इज़ बेटर देन कन्फ्यूजिंग इन द एग्जाम। ठीक है, तो पढ़ते टाइम हमें ये सारे पॉसिबिलिटीज़, होराइजन्स, अलग अलग जो इम्प्लीकेशंस हैं, इंटरलिंकेजेस, हमें खुद ही सोचने पड़ेंगे। ठीक है, मैं क्या करता था, मैं जो भी वेरियस इम्प्लीकेशंस होते हैं उनका एक चार्ट बना के रख लेता है एक रेलिवेंट जगह के ऊपर, कि अच्छा ये यहाँ से रिलेट हो रहा है तो ये ऐसा गया तो ये वहाँ ये प्रोविजन बैठेगा, ये वैसा प्रोविजन बैठेगा। डीटी में भी करता था, आईडीटी के अंदर भी करता था, ताकि बाद में एफर्ट कम हो जाए। जब पहली रीडिंग कर ली तो ये बना दिया, अगले रीडिंग से इसका एफर्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त, इसके लिए हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डीटी के अंदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोविजंस हमें समझनी पड़ेगी। ये डीटी वैसा सब्जेक्ट नहीं है कि यार हम रट के चले गए और उससे हम एडजस्टमेंट हैंडल कर पाएंगे। अगर पेपर इजी आया तो हम कर भी लेंगे, बट जैसे ही डिफिकल्ट आएगा हम सिली मिस्टेक्स इजीली कमिट कर जाएंगे एंड हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्त, सॉल्विंग आईसीआई एमसीक्यूज। दोस्त, आई कांट एम्फसाइज इनफ ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, क्योंकि आईसीआई एमसीक्यूज दैट हेल्प you in understanding the various nuances, the various horizons of a provision.
हम नेचुरली इतना ब्रॉडन थोड़ी सोच सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। एमसीक्यूज मेक यू डू दैट, दे विल टेल यू कि कितना ब्रॉडन सोचना है, क्या क्या न्यूएंसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज आर वेरी क्रिटिकल, ठीक है। तीसरा दोस्त, जो भी बड़े क्वेश्चंस रहते हैं न्यूमेरिकल वाले, तुम्हें पता ही होगा कि उसमें कितने सारे एडजस्टमेंट्स रहते हैं, अलग अलग नोट साथ में बनाते चलने पड़ते हैं, कैलकुलेशन साथ में करनी पड़ती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आवर ओन स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब पीजीबी का बड़ा क्वेश्चन आएगा, हमारे पास खुद की स्ट्रैटेजी रेडी होनी चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, मेरी अप्रोच क्या रहती है। क्या मैं पहले सारे एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ, फिर एक एक करके पहले मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ, फिर मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ, या मैं पहले एक एक एडजस्टमेंट को रीड करने चलता हूँ। ऑफकोर्स देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे, बट यू नीड टू नो कि हाउ यू हैव टू डू दैट, ठीक है। उस वजह से हमारा टाइम कम लगेगा एग्जाम के अंदर। देन दोस्त, रिटन प्रैक्टिस। एज आई टोल्ड यू दोस्त कि यार जो बड़े क्वेश्चंस रहेंगे उसके अंदर हमें हमारी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, अप्रोच बनानी पड़ेगी, तो वो तभी आएगा जब रिटन प्रैक्टिस होगी। देन दोस्त, थ्योरी का कवरेज। यार जैसे मैंने कहा, बेप्स, ओईसीडी, मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन, ये जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं ये जनरली हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, ठीक है। मैंने भी छोड़ दिए थे, बट मुझे मेरे एग्जाम से जस्ट जो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कभी मेरे को एक दिन मिल गया रहेगा जिसके अंदर मैंने बेप्स, ओईसीडी सब एक दिन में कवर कर लिए थे, रिविजन वीडियो देख के कवर कर लिए थे, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे बस। एंड दोस्त, दैट टर्न आउट टू बी अ सेवियर फॉर मी इन द एग्जाम, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, ठीक है। तो अगर डिफिकल्ट पेपर रहता है ना, उसमें थ्योरी ज़्यादा स्कोरिंग बन जाती है देन द न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर तो गलती हो सकती है, नंबर कट जाएंगे, श्योर भी है कि नहीं वो पता नहीं, और लेंदी और है। थ्योरी में वैसा नहीं है, ठीक है। जनरली रेपिटेशन रहता है, तुम लिख भी दोगे तो मार्क्स डिसेंट इनफ तो मिल ही जाएंगे, 75-80% मार्क्स तो मिल जाएंगे अगर तुमने सही कर दिया है तो, ठीक है। एंड टाइम भी कम लगता है, तो थ्योरी दैट टाइम्स कम एज अ सेवियर। तो वील डिस्कस कि इनको कैसे कवर करना है, सारा कवरेज तो पॉसिबल नहीं है, बट कैसे करना है दैट वील डिस्कस, ठीक है। एंड दैट वॉज बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस। अगर आपको थ्योरी अगर आप वो चैप्टर छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हो, बट आई वॉज जस्ट सेइंग कि व्हाट आई बिलीव इज सेवियर इन अ डिफिकल्ट पेपर, ठीक है। देन दोस्त, 2 मॉक्स हमें लिखने पड़ेंगे ताकि हमारी एटलीस्ट एक एग्जाम की स्ट्रैटेजी बन जाए। दोस्त अभी डिस्कस कर लेते हैं कि तुम्हारा डिटेल्ड रिविजन प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट रिविजन इटसेल्फ। दोस्त, इसके अंदर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सबसे पहले वील डिस्कस कि तुम्हें मटेरियल क्या यूज़ करना चाहिए, हाउ मच कवरेज यू हैव टू डू, व्हाट शुड बी द मेथड ऑफ स्टडी, क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस फास्टर इन द एग्जाम्स, हाउ टू रिटेन मैक्सिमम, व्हाट शुड बी योर अप्रोच फॉर एमसीक्यू प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट, हाउ मच मिनी मॉक टेस्ट टू डू, एंड देन हाउ टू रिड्यूस टाइम फॉर योर नेक्स्ट रिविजन्स, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मटेरियल क्या यूज़ करना चाहिए। तो उस देख, डीटी एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट था जिसके अंदर मैंने आईसीएस स्टडी मैट को अपना प्राइमरी रिसोर्स, स्टडी रिसोर्स नहीं बनाया था, क्योंकि दोस्त डीटी बहुत वास्ट है, स्टडी मैट से करना बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अगर हम करने बैठेंगे तो याद और नहीं रहता, ठीक है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज की यू यूज़ योर टीचर्स समरी बुक्स फॉर ए डीटी, ठीक है। अब मैंने तो डीटी आईडीटी क्लास ली नहीं थी, तो मेरे कोई टीचर की समरी बुक्स थी नहीं, मैंने बीबी सर की कॉम्पैक्ट यूज़ करी थी खुद की सेल्फ स्टडी करने के लिए। एंड मैं क्या करता था कि बीबी सर का कॉम्पैक्ट लेता था। अब देख दोस्त, जब तुम समरी बुक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो यू नीड टू नो कि कोई भी समरी बुक एग्जॉस्टिव नहीं है, किसी में भी 100% कवरेज पॉसिबल ही नहीं है समरी बुक का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ समरी बुक, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि उस कॉम्पैक्ट के अंदर जो भी ऐसे प्रोविजंस होते थे, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे मालूम पड़ता था कि यार ये प्रोविजन मिसिंग है, ये पॉइंट मिसिंग था, ये इंटरप्रिटेशन मिसिंग था, तो मैं उस कॉम्पैक्ट के अंदर रेलिवेंट जगह पे उसका एक नोट बना लेता था, स्टिकी नोट लगा लेता था। एंड ऐसा करते करते मेरी जो कॉम्पैक्ट थी वो ऑलमोस्ट डबल इन वॉल्यूम हो गई थी, इतना टेक्स्ट मैंने उसके अंदर डाल दिया था ऐड करते करते। बट इट इज़ ऑफकोर्स बेटर देन रीडिंग स्टडी मैट इन इटसेल्फ, ठीक है। तो दैट वॉज माई अप्रोच, आप भी सेम अप्रोच फॉलो कर सकते हो। दैट समरी बुक विल बिकम वेरी होलसम फॉर यू इफ़ यू विल स्टार्ट डूइंग एडिशंस इन दैट, ठीक है। एक क्वेश्चन बैंक तो मैं सॉल्व लेना पड़ेगा। मैंने बीबी सर का कंपाइलर ही यूज़ किया था एज अ प्राइमरी रिसोर्स फॉर क्वेश्चन बैंक। द क्वेश्चंस आर वेरी गुड, तो रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चन, सारे एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट कवर कर ही लेते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कवरेज, क्योंकि यार हमें तो रहता है ना कि यार आईसीआई के स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी देख लूँ। आईसीआई के स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी मैंने एडिशनल साथ में लेते हुए चले थे, ठीक है। तो अब दोस्त डिस्कस करते हैं कि कवरेज हमें कैसे रखनी चाहिए, सब कुछ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दोस्त देख, एज आई टोल्ड यू कि जो क्वेश्चन आते हैं, जो एटलीस्ट जो कैलकुलेशन ऑफ इनकम वाले जो क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में जो प्रोसीजरल क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, लाइक अपील, रिविजन, असेसमेंट, काफ़ी इंटरलिंकेज क्लब होके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में असेसमेंट, अपील, रिविजन एंड वो पेनल्टी सब डाल सकते हैं वो, ठीक है। तो
इंपॉर्टेंट तो है कि हमें कवरेज करनी पड़ेगी एटलीस्ट उन चैप्टर्स की जिनकी इंटरलिंकेजेस काफ़ी ज़्यादा होती रहती हैं, ठीक है, विच आई डिस्क्राइब कर कि कौन से ज़्यादा हैं जिनमें इंटरलिंकेज ज़्यादा है, कौन से चैप्टर्स जिसमें इंटरलिंकेज कम है, ठीक है। एंड इट वुड बी रियली ग्रेट कि अगर तुम फर्स्ट डिवीजन में 100% या 95% कोर्स भी कर सको तो फर्स्ट डिवीजन के अंदर, बट इट इज़ हाईली अनलाइकली कि फर्स्ट डिवीजन में ही 95-100% कोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, मैंने भी यही किया था। फर्स्ट डिवीजन के अंदर दोस्त जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से अपन ऊपर डिस्कस करे थे कि इनके तो रूटीनली क्वेश्चन आते ही हैं, वो तो कवर कर ही लो, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू वाले, ठीक है। फिर उसके साथ में और भी जितना कर सकते हो फर्स्ट डिवीजन में उतना अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। जो चैप्टर्स हमारे छूट गए, जो चैप्टर्स अभी हमारे छूट गए, नहीं हो पाए, कुछ कुछ तो छूटेंगे, जो जैसे मैंने बताया कि मेरे बेब्स ओईसीडी वाले छूट गए थे, मैंने आगे कभी भूले भटके से एक दिन मुझे निकल गया था तो मैंने उस दिन सारे वो कवर कर लिए थे। एंड आई गेस वो एग्ज़ाम के दिन ही मुझे मिला था, हमारे इलेक्टिव के अंदर हमें 2 दिन मिलते थे, तो मैंने उसमें एक दिन प्रॉपर डीटी के इन चैप्टर्स को दे दिया था, बेब्स ओईसीडी वालों को। तो पेपर 6 होता था ना हमारा जिसमें इलेक्टिव रहता था, तो मैंने एक दिन उसमें इसको दे दिया था। आपको सेकंड थर्ड डिवीजन में कभी भी मिले एक्स्ट्रा दिन, तो जो लेफ्ट आउट चैप्टर्स हैं उनको धीरे धीरे कवर करते हुए चलना सेकंड डिवीजन ऑनवर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन में फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनका कवरेज तो इज़ वेरी क्रिटिकल, ठीक है। अब दोस्त देख, मेथड ऑफ स्टडी हमारा क्या होना चाहिए दोस्त, आई कंप्लीटली एग्री एंड मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि डीटी के अंदर तुम रिवीजन वीडियोस देख सकते हो। बाकी चैप्टर बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर मेरा थोड़ा ही अप्रोच रहता है कि नहीं, रिवीजन वीडियोस को काफ़ी जितना कम यूज़ कर सको उतना करना, बट डीटी के अंदर आई एनकरेज यू कि रिवीजन वीडियो देख लो, क्योंकि उससे तुम्हारी बेटर क्लैरिटी आएगी। जो भी न्यूएंसेस थे जो तुम भूल चुके हो वो तुम्हें रिकॉल हो जाएंगे अगर तुम रिवीजन वीडियो देखोगे तो रिवीजन वीडियो देखो सबसे पहले तो, उसके बाद फर्स्ट सेकंड में देख सकते हो, थर्ड से अगर मूव आउट कर सको, रिवीजन वीडियो को अवॉइड कर सको तो बेटर रहेगा, ठीक है। रिवीजन वीडियो देखने के बाद में सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही तुम्हारे दिमाग में कंटेस्ट होगा प्रोविजन, ठीक है। सिर्फ रिवीजन वीडियो देखने के बाद लगता है कि मुझे आ गया, बट क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो समझ में आएगा कि यार नहीं सब कुछ नहीं बैठा दिमाग में, तो सेल्फ स्टडी उसके बाद में करनी है। देन दोस्त, जब पढ़ रहे हो तो साथ में तुम्हें विजुअलाइज करते हुए चलने हैं इंटरलिंकेजेस, प्रोविजंस के जो अलग अलग न्यूएंसेस हैं, जो अलग अलग डायमेंशंस हैं प्रोविजन की, इंटरलिंकेजेस अलग अलग प्रोविजंस के, वो तुम्हें विजुअलाइज करने हैं, मार्किंग करनी है कि अच्छा ये यहाँ से रिलेट हो रहा है, वहाँ रिलेट हो रहा है, टेबल्स बनाओ, चार्ट्स बनाओ खुद के, ठीक है। ये करना वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त अभी। अब दोस्त इसके बाद हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में कैसे करता था, देख 2 टाइप के क्वेश्चन होता है, आई टोल्ड यू राइट, एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक तो एप्लीकेशन टेस्टिंग थ्योरी क्वेश्चंस। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर दोस्त जितनी भी कैटेगरी के क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे लेट्स से पीजीबीपी के अंदर एक टोटल इनकम कैलकुलेशन का क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर मैं 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन ढूंढ लेता था जिनको मैं प्रॉपर फुल फ्लेजेड स्टार्ट टू एंड लाइक एन एग्जाम क्वेश्चन, जैसा मैं एग्जाम में सॉल्व करूंगा वैसा प्रॉपर लिख लिख के सॉल्व करता था अपनी कॉपी के अंदर। क्यों? ताकि उससे मेरी एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जो मैंने पहले कहा था हर क्वेश्चन की मुझे बनानी है खुद की, वो डेवलप हो सके, अप्रोच डेवलप हो सके, ठीक है, इन क्वेश्चंस के लिए। अब इसी कैटेगरी के अंदर जो बाकी क्वेश्चंस थे, जैसे पीजीबीपी की कैलकुलेशन के अंदर जो बाकी क्वेश्चन थे जिनको मैंने प्रॉपर स्टार्ट टू एंड लिख लिख के फुल प्लेजेड सॉल्व नहीं करा, इनके अंदर मैं क्या करूंगा, इनके अंदर मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन के अंदर हर एडजस्टमेंट का क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या क्या प्लस माइनस होगा, क्या क्या प्लस माइनस होगा, उसके आगे लिखता चलूंगा बुक के अंदर ही, ठीक है। अब कॉपी के अंदर जो मेरी कॉपी है जो मैंने मेंटेन कर रखी है उसके अंदर मैं सिर्फ वो फिगर्स लिखूंगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके एक मेन आंसर निकाल लूंगा मैं, ठीक है। अब इस आंसर, ये मेरा अगर आंसर को मैं टैली करूंगा आईसीआई के आंसर से जो बुक के अंदर दे रखा है, अगर वो मैच कर रहा है, टैली कर रहा है, तो मेरा आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये कॉपी मेरे 2 काम सर्व करेगी, 2 पर्पज सर्व करेगी। पहला तो मेरी रिटर्न प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, और जो मेरी एग्जाम स्ट्रेटेजी डेवलप होगी। दूसरा, मेरी कॉपी बन के रेडी हो रही है, वो मुझे किस चीज़ में हेल्प करेगी दोस्त, तुम लोग नोटिस करोगे कि जब तुम आंसर लिख रहे हो ना, वो तुम्हें आईसीआई के आंसर से टैली करने में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि यार दोस्त अलग अलग तरीके एग्जिस्ट करते हैं आंसर लिखने के। हो सकता है मैंने +16,000 किया हो और आईसीआई ने +32 करके मैंने 16,000 किया हो, ठीक है। अप्रोच अलग अलग हो सकती है ना, तो तुम खुद के आंसर को जब बुक से टैली करोगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ये कॉपी मेरे लिए रेफरेंस एक्ट करेगी फॉर माई ऑल फ्यूचर रिविजन्स। अगली बार मुझे अपने आंसर को आईसीआई की बुक से टैली करने की जगह, आईसीआई का आंसर टैली करने की जगह मैं अपनी ही खुद की कॉपी से टैली कर लूंगा, जिससे मेरा टाइम बचेगा, ठीक है। एंड अगली बार तो मैं सारे क्वेश्चन वापस से लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जिस तरीके से तुमने इस बार करा। तुम डिसाइड कर लो कि कौन से क्वेश्चन तुम फुल फ्लेजेड लिख के सॉल्व करोगे अगली बार, लाइक इन एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन, और कितने तुम सिर्फ स्क्रिबल करके सॉल्व कर दोगे, या फिर तुम कितने सिर्फ बुक के अंदर ही लिख के सॉल्व कर दोगे, ठीक है। वो तुम इस फर्स्ट डिवीजन में डिसाइड कर लेना, ठीक है। अब इसके अलावा जो क्वेश्चंस रहते हैं एप्लीकेशन टेस्टिंग थ्योरी क्वेश्चंस, उनके अंदर तो दोस्त अपने को कुछ लिख के सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, अपने को सिर्फ चेक करना है कि क्या ट्रीटमेंट होगा, ओरली भी उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट हाउ वी कैन डू द रिटन प्रैक्टिस।
अब दोस्त ये डिस्कस कर लेते हैं कि यार क्वेश्चंस एग्जाम में तुम फास्टर कैसे सॉल्व कर पाओगे, कैसे लेस मिस्टेक्स कर पाओगे एग्जाम में इन क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि सिली मिस्टेक्स तो होते ही हैं बहुत सारे। ठीक है, एज आई टोल्ड यू फर्स्ट दोस्त, तुम्हें खुद की स्ट्रैटेजी अप्रोच बनानी पड़ेगी। डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं कि उनको मैं किस तरीके से अटेम्प्ट करूँगा, मेरी क्या अप्रोच रहती है, मैं पहले क्या करता हूँ, बाद में क्या करता हूँ, दैट यू विल हैव टू मेक विद द रिटन प्रैक्टिस इटसेल्फ। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी तुम्हें हर रिवीजन में बार बार करनी है। हर एक कैटेगरी के क्वेश्चन में अगर तुमने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करे थे पहले रिवीजन में, अगली बार भी तुम्हें एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना है फुल फ्लेजेड, ताकि तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी उसकी तुम्हारी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, यही स्ट्रैटेजी तुम मॉक टेस्ट में भी प्रैक्टिस करोगे, ताकि वो स्ट्रैटेजी को तुम एग्जाम में कैरी कर सको। ठीक है, यही वही चांदनी चौक टू चाइना में बात हुई थी ना यार, कि एक हथियार जिसको तुमने 1000 बार प्रैक्टिस करा है उससे ज़्यादा खतरा है देन 1000 हथियार जिनको तुमने एक बार प्रैक्टिस कर रखा है। ठीक है, एंड दोस्त उसके साथ में जो भी तुम मिस्टेक्स करते चलते हो उनका एक नोट बनाते हुए चलो अपनी समरी बुक के अंदर ही, जहाँ पे भी रेलेवेंट प्रोविजन है वहाँ पे लिख दो कि भाई इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है, ये नहीं होता, ये गलती नहीं करनी है, ऐसे करना है। ठीक है, अब दोस्त स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि क्या मुझे सब कुछ लर्न करना है, क्या जितने भी प्रोविजंस हैं, क्या मुझे एक एक चीज़ याद करनी है, क्या मुझे एक एक ग्रेड, क्या मुझे एक एक टाइमलाइन, क्या मुझे एक एक पेनल्टी याद करनी है, प्रॉपर एफर्ट देना याद करने में। तो टाइम अगर हो तो कर सकते हो यार, बट आई डोंट थिंक कि इतना हमारे पास टाइम रहता है कि हम एक एक चीज़ याद कर सकें। हमें द ओनली ऑप्शन कि जिससे पूरा कवरेज हो सके एग्जॉस्टिव इज टू रीड 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 मल्टीपल टाइम्स। जितनी बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमें बैठता जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो अब रीड करने से ऑफकोर्स भूलने के चांसेस तो रहते ही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कैसे मैक्सिमम रिटेन कर पाएंगे दोस्त? जैसा मैंने कहा, विजुअलाइज, रिलेट करते हुए चलो चीज़ों को। जितने भी कॉमन डेट्स हैं, कॉमन चीज़ें हैं, उनको बकेटिंग करते हुए चलो। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, जितने भी तुम प्रोविजंस पढ़ रहे हो ना, सिर्फ प्लेन रीडिंग करने में मत जाओ, उनको विजुअलाइज करो, उनको रिलेट करो, प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करो। अब जैसे यार कंप्यूटर इक्विपमेंट के अंदर अगर 40% रेट है, तो तुम इतना थॉट तो एटलीस्ट डालो कि भाई कंप्यूटर इक्विपमेंट है यार, जल्दी ऑब्सोलीट होता है, इसलिए यहाँ पे 40% दिया है। ठीक है, इतना सा भी अगर दिमाग लगाओगे तो 40-10% तो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया। ठीक है, चीज़ों को रिलेट करो, यहाँ से वहाँ लिंक करो, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करो, बकेटिंग यूज़ करो। मतलब जैसे टाइमलाइंस है, टाइमलाइन डिफिकल्ट होती है याद करने के लिए। ठीक है, तो जो भी कॉमन टाइमलाइंस हैं, जो भी मे बी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो कॉमन टाइमलाइंस है, उनको एक जगह पर लिख लो, ताकि एटलीस्ट वो सारी तुम्हारे दिमाग में एज अ बकेट फॉर्म हो जाए। बाकी कैसे और क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो बेटर रिटेंशन के लिए, थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर भी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर भी, फॉर दैट आई एम प्लानिंग टू रिलीज अ सेपरेट वीडियो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ, इन शॉर्ट, चीज़ों को विजुअलाइज करते हुए चलो, रिलेट करते हुए चलो प्रैक्टिकल लाइफ से, दैट विल हेल्प यू रिटेन बेटर देन जस्ट द प्लेन रीडिंग। ठीक है, अब दोस्त आईसीए के केस सिनेरियो मैंने पहले भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो तुम्हें सॉल्व करने हैं सारे के सारे। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट, एंड तुम्हें हर रिविजन में प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि बस एक बार कर लिया। डीटी आईडीटी के अंदर एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, एफआरएएफएम में नहीं है, डीटी आईडीटी में है, ऑडिट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरह ही तुम्हें ट्रीट करना है हर रिवीजन के अंदर। ठीक है, अब दोस्त ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगले रिवीजन में टाइम रिड्यूस कैसे करना है। दोस्त देख, सबसे पहला कि जो भी तुम मिस्टेक्स कर रहे हो, या जो भी न्यू एडजस्टमेंट्स थी जो बुक के अंदर तुम्हारी समरी बुक में कवर नहीं थी, उनको ऑफकोर्स तुम बुक के अंदर अपनी समरी बुक में लिखते हुए चलो एक साथ। अब ये मिस्टेक्स तुम्हें अगली बार ध्यान रहेंगी, तुम सेम मिस्टेक सबमिट नहीं करोगे, तुम्हारा टाइम बचेगा। एडजस्टमेंट्स तुमने लिख लिए जो नए थे, उनमें तुम्हारा टाइम बचेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क करते हुए चलो कि अगली बार कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दोस्त एक टिप यहाँ पे देता हूँ, सेकेंड रिविजन के अंदर तुम्हें क्वेश्चंस एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव शॉर्टलिस्टिंग नहीं करनी है फर्स्ट डिवीजन से। एफआरएएफएम में कर सकते हो कि पहली बार मैं 100 करे थे, अगली बार से 50 ही करूँगा, कर लेना आराम से। डीटी में ये मत करना, क्योंकि दोस्त डीटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूआंसेस एग्जिस्ट करते हैं प्रोविजंस के अंदर। ठीक है, तो जितनी बार तुम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतने तुम्हारे न्यूआंसेस दिमाग में थोड़े कंटेस्ट होंगे, बैठेंगे। तो फर्स्ट डिवीजन के जो तुम शॉर्टलिस्टिंग कर रहे हो ना सेकंड डिवीजन के लिए, वो इतनी अग्रेसिव मत करना, थोड़ी कंजर्वेटिव बेसिस पे करना। ठीक है, सेकंड से थर्ड के अंदर जो शॉर्टलिस्टिंग कर रहे हो वो काफ़ी अग्रेसिव कर सकते हो, थर्ड से लेके जो एग्जाम के लिए कर रहे हो वो भी अग्रेसिव कर सकते हो, बट फर्स्ट से सेकंड में एटलीस्ट ट्राई करना कि इतनी अग्रेसिव शॉर्टलिस्टिंग नहीं करो। ठीक है, बस कर लेते हैं कि यार मॉक टेस्ट हमें कब देने चाहिए। दोस्त देख, डीटी के अंदर क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है, तो आई वुड रिकमेंड कि 3 मॉक्स दे सको तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। बट आई नो इतना अप्रोप्रिएट टाइम हमारे पास नहीं रहेगा। अगर 3 नहीं हो सकते हैं तो एटलीस्ट सेकंड एंड थर्ड रिवीजन के अंदर 2 टेस्ट देने की कोशिश करना। बट अगर टाइम परमिट करता है तो 3 मॉक टेस्ट दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के अंदर एक एक। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक तो रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, तैयारी चाहिए हमको। दूसरा दोस्त, यहाँ पे हमसे गलतियाँ बहुत होगी।
मॉक टेस्ट देने के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा कि अच्छा यार ये गलती थी मेरी। तो जितना जल्दी मॉक दोगे उतना जल्दी अपनी गलती को सुधार पाओगे। अब सेकंड डिवीजन की बात करोगे तो सिर्फ थर्ड डिवीजन बचेगा गलती सुधारने के लिए। फर्स्ट में मॉक टेस्ट दे दिया तो सेकंड डिवीजन में गलती सुधार सकते हो, फिर थर्ड में वापस सुधार सकते हो। इसलिए मैं मॉक टेस्ट फर्स्ट में ही दे सको तो बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक है दोस्त, सेकंड एंड थर्ड डिवीजन के अंदर भी हमें वही सेम अप्रोच फॉलो करनी है जो हमने फर्स्ट डिवीजन के अंदर फॉलो करी थी। बस इस बार ये करना है कि सेकंड से थर्ड डिवीजन की तरफ हम जा रहे हैं, जब जब सेकंड डिवीजन में हम क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करेंगे थर्ड डिवीजन के लिए, वो हमें थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव शॉर्टलिस्टिंग करनी है देन द first division. Okay guys, so that's about it guys. There are other strategy videos available on the channel that will also be very helpful for you. FRS preparation strategies available in which I scored 78. AFM strategy video is available and 7 mistakes to avoid during a preparation journey. ठीक है, these videos also be helpful for you. So guys, that was about it. If you found this video valuable, do consider liking the video, subscribing the channel and do drop a comment what you found the most valuable in the video. Okay guys, you can also join my Telegram channel through the links given in the description. Thank you so much, dost. All the best, dost. If you think I missed out on something, don't hesitate in reaching out to me directly. All the best, dost, and you're gonna rock in your exams. Stay motivated, stay healthy. Thank you so much.